नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। 24 दिसंबर को रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया सभी शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि ऑल शिफ्ट का डिस्कशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान महानिदेशक है गुरवीर पाल सिंह है। ठीक है, गुरवीर पाल सिंह। देखिए, राष्ट्रीय नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है, इससे प्रश्न लगातार आपके सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने आपके लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट है और कौन क्या है वर्तमान में, उसका पूरा सबसे अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसमें सारा का डाटा हम तैयार कर लिए हैं। ठीक है, पूरा बस वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है, यानी कि 9 बजे तक रात्रि में अपलोड कर देंगे। तो वो लोग जो लोग एग्ज़ाम कल है वो देखना नहीं भूलना है, और जिनका एग्ज़ाम 30 तारीख तक है वो सभी के लिए वो अति लाभदायक रहेगा, है ना। तो उस वीडियो को हम 9 बजे रात्रि में अपलोड कर देंगे, ये सारे चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो नीरज चोपड़ा है। देखिए, इस टाइप के कन्फ्यूजन वाला प्रश्न बहुत सारा है, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला, ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो वो है नीरज चोपड़ा है। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न देखिए ओलंपिक से भी हर शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक में लगातार 2 पदक अगर यहीं पर लिख देता है, यहाँ कुश्ती में लगातार 2 पदक जीतने वाला कौन है, तो कौन है, इससे क्या होता है, तो उसका आंसर होता है सुशील कुमार, है ना। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाला कुश्ती में पहला खिलाड़ी कौन है, तो वह सुशील कुमार 2008 और 2012 के ओलंपिक में जीता था। यही पूछे कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो वह है पीवी सिंधु। 2016 और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता है। ठीक है, ये 3 पहले फिर समझिए, और आगे बताएंगे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो पहले 3 समझिए। ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक नीरज चोपड़ा, कुश्ती में लगातार 2 पदक सुशील कुमार, और पहली महिला लगातार 2 पदक पीवी सिंधु। ठीक है, अब आगे समझिए। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट पूछे तो वो मनु भाकर है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो नोट करिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद करते जाना है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में, जो कि अभी मनु भाकर जो 2024 में ने पेरिस ओलंपिक में ही 2 पदक वो जीती है, तो पहला ऐसा जीतने वाले पहली महिला एथलीट है मनु भाकर, है ना। एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली है मनु भाकर है। ठीक है, वो शूटिंग में अगर शूटिंग में भी पूछे कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहले भारतीय बनी है, तो शूटिंग में वो है यही मनु भाकर ही है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बना, तो वो बनी है अबनी लेखरा। ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय अबनी लेखरा है। और पैरा ओलंपिक में, मतलब पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पूछे तो ये है अबनी लेखरा है। ठीक है, कन्फ्यूजन हुआ होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक नीरज चोपड़ा, कुश्ती में लगातार 2 पदक सुशील कुमार, और लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु, और एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारत की पहली एथलीट मनु भाकर। शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी कौन बनी है, तो मनु भाकर ही बनी है। शूटिंग में मनु भाकर से 2 प्रश्न बन जाता है, एक तो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली, या तो शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, मनु भाकर। जैसे यहाँ पूछा ट्रैक एंड फील्ड, यहीं लिख देता शूटिंग में 2 पदक, तो आंसर क्या हो जाता, मनु भाकर हो जाता। ठीक, अच्छा, ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो है अबनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में भी बोले तो वो कौन है, अबनी लेखरा है। ठीक है, जो कि राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। इसको आपको पूरे डिटेल में पिछले डिस्कशन में आपको बताए थे। ठीक है, जो कि ये वाला आपको पूरा डाटा बताए थे, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, तो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप अभी क्या ज़्यादातर आप पढ़े हुए क्या, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, सब्लिमेशन। ठीक, उसी का उल्टा होता है ये निक्षेपण। जैसे ठोस से सीधे गैस में बदला ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में बदलेगा तो ये निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो इसी टाइप की ये चीज़ें 2-4 है जो कि याद रखना चाहिए आपको हमेशा। ठीक है, जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, या गैस होगा सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, सब्लिमेशन। और जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदलता है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदलता है वाष्पीकरण। अब वाष्प जब द्रव में बदलता है
तो संघनन। और द्रव का ठोस में बदलना ये हिमीकरण या तो ठोसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अपघटन या तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आपको शुरू से जब से एग्जाम हुआ तब से आपको कई बार क्वेश्चन इस टाइप के आया है और आपको ये चार्ट आपको हमेशा बता रहे हैं ना कि ये वाला चार्ट याद करके रखिए। जो सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील या तो क्रियाशील तत्व से सबसे कम क्रियाशील तत्व तक ले ये आपको याद रखना है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये वाला चार्ट आपको याद रखना, रट के रखना, ठीक है। जब तक आपका मेरिट लिस्ट न बन जाए तो तब तक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमेशा याद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील तो सबसे अधिक अब देखिए चारों में पूछा सबसे कम कौन है, तो वो चार्ट याद रहेगा तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे कम कौन सा है? तो इसमें देखेंगे, देखिए इसमें चांदी है ना, इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि चांदी सबसे नीचे यहाँ देखिए और चांदी से ऊपर है बाकी चीज़ें जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ, जैसे शीशा दिया हुआ यहाँ है, टीन यहाँ है ना, और क्या चीज़ें सब ऊपर में, तांबा, कॉपर, कॉपर कहाँ है आपका? कॉपर यहाँ है ना, यानी कि चांदी से सब ऊपर ही है, ठीक है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया? चांदी हो गया, सबसे नीचे चांदी है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाता है? चांदी सबसे कम है, ठीक है। इसी तरह से कभी पूछा जाए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो पोटेशियम है। सबसे कम कौन आ जाता है? तो सबसे कम है अगर ऑप्शन के हिसाब से तो अगर प्लेटिनम रहता तो प्लेटिनम आंसर हो जाता, लेकिन ये प्लेटिनम या सोना है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? चांदी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर पूछता है मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या सबसे कम जो क्रियाशील रहता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 22.98 द्रव्यमान होता है। अगर पूछा है आपको परमाणु संख्या तो 11 हो जाएगा, प्रतीक पूछे तो सोडियम का Na हो जाएगा, ठीक है। जो भी पूछेगा बता सकते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, जैसे जिस अभिक्रिया में दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया आमतौर पर विलयन में होती है और उत्पादों में से एक जो घुलनशील होता है वह अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इसका प्रतिक्रिया श्रृंखला से संबंध होता है। कोई भी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से अलग हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बेरियम क्लोराइड विलयन और सोडियम सल्फेट के विलयन के बीच की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है, जो अपक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खी या तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का प्रयोग किया था, है ना। थॉमस हंट मॉर्गन ने किसका? फल मक्खी का प्रयोग किया था। इसी तरह अगर पूछा जाए कि जो अथी है ना अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगरी मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत देने में किसका प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप की चीज़ें ध्यान रखना है। मॉर्गन ने फल मक्खियों पर किए गए अपने प्रयोगों के जरिए अनुवांशिकी के क्षेत्र में कई अहम चीज़ें खोजी। मॉर्गन ने पाया कि आँखों का रंग एक लिंग संबंधी लक्षण है। उन्होंने यह भी बताया कि गुणसूत्र आनुवांशिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान का शुभारंभ किसने किया? एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। अब रही बात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है मालूम? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है ये आपको बताना है। तो 2024 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और उसका थीम आपको बताना है क्या है। तो उसका थीम है, देखिए, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, है ना। याद रखना है 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब देखिए किस शिफ्ट में ऐसा ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसके लगा के 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी मतलब विश्व धरोहर स्थल से 43वां से किस राज्य में है, कौन सा है और कब इसको घोषित किया गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें पूछ लिया गया है। और क्या पूछा है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मोईदम किस राज्य में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। यही क्वेश्चन एक बार और सेम पूछा था, किस राज्य में है, तो असम में है, ठीक है। आपको विश्व धरोहर स्थल में आपको चारों चीज़ें लगातार हमेशा बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि 40वां कहाँ है, आपको याद भी हो गया होगा, कई बार आपको बता दिया ना। 40वां कहाँ है, 41वां कहाँ है, 42वां कहाँ है, 40वां कौन सा है, ठीक है। 40वां कौन सा है, धौलावीरा गुजरात में, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, 42वां है होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में, और 43वां मोईदम है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में वर्तमान रेपो दर क्या है ना, रेपो रेट क्या है, तो 6.5% है ना। वर्तमान में रेपो रेट क्या है, 6.5%। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है, इसे रेपो रेट कहलाता है। वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ये रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। रेपो दर को नियमित मतलब नियत करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना है। आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। इसका पहला भारतीय गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है ना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। इसके पहले कौन थे 25वां, वो थे शक्तिकांत दास थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर किसी तार की लंबाई को दुगना कर दें तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तार की लंबाई दुगना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, दुगना हो जाएगा। इस टाइप के 2 प्रश्न आता है, जैसे कि तार की लंबाई को डायरेक्ट दोगुना कर देंगे तो ये उसका प्रतिरोध दोगुना होगा, लेकिन तार की लंबाई को खींच के अगर दोगुना करेंगे तो ये प्रतिरोध क्या होता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किसी तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एक आदमी को पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है वजन, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो वजन मतलब भार पूछा है, तो भार क्या होता है, पृथ्वी पर है इतना, तो पृथ्वी पर का चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6 यानी 6 से भागा दीजिए 10 kg 10 किलोग्राम। अगर यही पूछ लेता कि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सेम 60 kg ही होगा ना, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ठीक। भार क्या आता है, 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अच्छा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर दूरी पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 3,84,400 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार पिछले बार जो एनटीपीसी हुआ था उसमें पूछा गया था, और बिहार एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो कार्य क्या होता है, तो जब पत्थर हिलेगा नहीं, जैसे दीवार को आप धकेल रहे हैं, उस पर क्या कोई कार्य नहीं होता है ना, शून्य कार्य होता है, ठीक। जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ब्रेक लगाने पर कैसे रुकता है, वो घर्षण बल के कारण रुकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया घर्षण बल, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में समान शक्ति वाले अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया में बनाने वाला लवण उदासीन होता है ना। न्यूट्रलाइज्ड घोल का पीएच उसमें शामिल एसिड या तो बेस की ताकत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाइड्रा से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ हाइड्रा से फिर क्वेश्चन आया कि हाइड्रा यही कई टुकड़ों में काटा जाता है और हर टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे पुनर्उद्भवन कहते हैं ना, रिवाइटलाइजेशन कहा जाता है, इसके पुनर्उद्भवन कहा जाता है इसको, ठीक है। एक बार फिर समझिए, जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो हर टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो पुनर्उद्भवन कहा जाता है ना। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। और ये मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, है ना। यानी एक क्वेश्चन ऐसे आता है और पीछे शायद पूछा भी गया था कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो मुकुलन प्रजनन होता है ना, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, यह धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये आपको याद ही हो गया होगा, जब पीछे आपको बताए थे कैसे, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें याद करना, ये वाला। बाकी जबकि क्षार लाल लिटमस को क्या नीला कर देता है, ये याद नहीं करना है, सिर्फ ये करना याद रहेगा दोनों। ठीक है, क्योंकि इसका है ना उल्टा होता है ये वाला क्षार वाला। तो याद कैसे रखना है, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, बस ये याद करना है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, उल्टा एकदम ठीक ध्यान रखना है। तो इसको याद करिएगा, वो याद रहेगा। इसको याद करना कैसे, बस एक नाम याद रखना, अनिल, है ना। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, अनिल। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था, तो गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया गया था ना, सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा लचीला होता है और इसे आसानी से बहुत पतली चादरों में पीटा जा सकता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कणों का इस्तेमाल किया था। अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, यानी कि इसमें विशेषता क्या थी सोने का, सोने में क्या होता है, सबसे आघातवर्धनीय धातु पूछे तो सोना होता है, सबसे लचीला धातु पूछे तो तन्य धातु, सबसे तन्य धातु पूछे तो वो सोना ही होता है। ठीक है, रही बात रदरफोर्ड की, तो नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगर पूछे नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, जब विशिष्ट वस्तुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड क्या बनते हैं, तो धातु ऑक्साइड वो ऑक्साइड यहाँ क्या धातु क्या बनते हैं, तो ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 प्रकार की स्वाद नलिकाएं कड़वी, मीठी, नमकीन, उम्मी और डैश है। तो 5 प्रकार की स्वाद नलिकाएं होती है, तो इसमें 4 दे दिया है, कड़वी, मीठी, नमकीन और उम्मी। और एक चौथा पांचवा कौन सा होता है, तो ऑप्शन में है कसेला, सरस, क्षारीय या खट्टा, कौन सा होगा। 5 प्रकार की स्वाद नलिकाएं होती है, मीठा होता है एक, कड़वा होता है 2 हो गया, नमकीन होता है, उम्मी होता है 4 हो गया ये। अब 5वां इसमें से कौन सा होगा, तो वो होगा खट्टा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खट्टा। यानी कि 5 प्रकार की स्वाद नलिकाएं होती है, कड़वा, मीठा, नमकीन, उम्मी और खट्टा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खट्टा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि जीभ का किस भाग से कड़वा का महसूस किया जाता है, तो याद रखना है जीभ का अगला भाग से मीठा या तो नमकीन का स्वाद का महसूस करते हैं। ठीक है, जीभ का अगला भाग से, और पिछला भाग से जीभ का जो है वो कड़वा का महसूस किया जाता है, कड़वा है ना, जीभ का पिछला भाग से। ठीक है, याद हो गया, अगला भाग से मीठा या नमकीन, अब पिछला भाग से कड़वा, अब मध्य भाग से खट्टा का महसूस किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किस यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एकल सहसंयोजक बंधन जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंधन होता है। एकल संयोजक बंधन और किस में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन मोनोब्रोमाइड में होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि एक एकल सहसंयोजक बंधन वाले अणु में 2 परमाणु होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। आमतौर पर अगर सहसंयोजक यौगिक में सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तो अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, एक मैथ का क्वेश्चन आया था कि 2 संख्याओं का अंतर 19 है और योग इतना है तो वो संख्या क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो करना क्या, ऑप्शन से ही बनाना। ठीक है, अपने मन से नहीं कि x माने 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या माने x और y तो दोनों का अंतर 19, इस तरह से नहीं बनाना। ठीक है, बनाना क्या है, देखिए 2 संख्याओं का अंतर 19 है और योग 55 है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या पूछ रहा है क्या है, तो वो तो ऑप्शन में रहेगा ही। ठीक है, तो वो ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन से देख लेंगे क्या है ना, तो ऑप्शन से देखेंगे 2 संख्याओं का, वो दोनों ऑप्शन में रहेगा, देखेंगे दोनों ये कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड। ठीक है, वो दोनों संख्याओं का अंतर 19 है, अब देखते हैं 19 है कि नहीं, तो एक ही ऑप्शन में वैसा रहेगा, है कि नहीं, एक ही ऑप्शन में रहेगा ना करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही रहेगा तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा वो। तो 37 और 19 18 के अंतर क्या होता है, 19 हो जाता है, अंतर दोनों का 19 है। देखिए 18 दूनी 36 है, 37 होता है, तो ये 19 अंतर हो गया, और दोनों का योग देखिए 35 हो रहा है ना, 37 और 18 55 है ना, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, तो ये दोनों का 55 योग हुए, तो यही वाला आंसर 100% करंट हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन इस टाइप के हिसाब को ऑप्शन से ही बनाना सबसे आसान और सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तीसरा शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है, और सेकेंड शिफ्ट का आपको पूरे डिटेल में आपको वीडियो बनाया हुआ है ना, तो वहाँ जो लोग नहीं देखे हैं डिटेल में देख लीजिएगा, और फर्स्ट शिफ्ट का भी आपको डिटेल में पूरा बताया हुआ है। एक बार आपको यहाँ
स्पीड में सरसरी निगाहों से आपको बता देते हैं, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है ये पूछा गया था, तो सांस लेना, पाचन, दिल की धड़कन, आँखों की सजगता, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। द्रव जिस पर ताप उबलता है उसे क्या बोलते हैं, तो क्वथनांक कहा जाता है। ट्राइफेड क्या है पूछा गया था, तो ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार लाना है। इसका फुल फॉर्म ये है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। गोल्जी बॉडी के कितने घटक होते हैं ये पूछा गया, तो 4 घटक होते हैं। नेक्स्ट आता है साल 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आलोक शुक्ला को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाला योजना का नाम क्या है, तो विज्ञान धारा योजना इसे कहा गया है। कोशिका विभाजन में कौन से एंजाइम शामिल होता है, तो इसमें डी प्रकार साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन निर्भर किनेसेस इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो मेथेनॉल बनता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को इसको क्या बोलते हैं, भाप अंगार या तो वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और वास्तविक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, इसमें डिटेल में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। मानव प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, तो मानव प्रजनन तंत्र में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुरुष प्रजनन तंत्र में आ गया लिंग, वृषण कोष, वृषण, अंडकोश और डिफरेंस, प्रोस्टेट और शुक्राशय, ये सब शामिल है। अब महिला प्रजनन तंत्र में आपका योनि, गर्भाशय, अंडाशय, ये सब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, किसी ठोस को बिना तरल पदार्थ में बदले, यानी कि तरल में सीधे गैस में बदल है, ठोस से सीधे गैस में बदलना, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, तो ये तारबुज मॉडल है। नेक्स्ट है कोलाइडी कण किस पर निर्भर करता है, तो विचाराधीन विशिष्ट कोलाइडी व्यवहार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अंतर्द्रव्यी जालिका जो है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार का होता है, जो कि ER होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार का होता है, एक चिकनी होता है, एक कैसा होता है, खुरदरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संवेग की दर किसके समानुपाती होता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये 2 समस्थानिक है ना, 35U और 37U है, क्लोरीन के परमाणु का औसत द्रव्यमान 35.5U है और 35U और 37U द्रव्यमान के 2 समस्थानिकों का बहुतायत अनुपात होगा, तो इसका अनुपात होगा क्या, 3:1, इसका करेक्ट आंसर है ना। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ, इस फॉर्मूले से इसको यहाँ पर निकाल देंगे, 3:1 आएगा आंसर, ठीक है। किसी परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। प्रोटॉन की संख्या कोई क्या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसके बराबर ही होता है। प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और परमाणु संख्या तीनों बराबर ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में पूछा गया था, तो अलैंगिक प्रजनन एक तरह का प्रजनन है जिसमें युग्मकों का संलयन या तो गुणसूत्रों में बदलाव नहीं होता है। इसमें एकल जनक से संतान पैदा होती है और संतान जनक के वंशाणुओं का पूरा समूह पाती है। अलैंगिक प्रजनन कई जीवों में होता है। नेक्स्ट आया था क्या, एक प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो 3 से ये कट जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि प्रतिक्रियाशील, देखिए पूछा गया था आपका सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था ये वाला चार्ट से, ठीक है। इसमें क्या पूछा, प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो प्रतिक्रियाशील में आ गया है आपका सोडियम है ना, जो सबसे ऊपर रहेगा वो प्रतिक्रियाशील, सबसे जो नीचे है गोल्ड, ये क्या है, गैर प्रतिक्रियाशील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है, दाब के एसआई मात्रक पास्कल है। दाब के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। 1 वाट का उपकरण 1 घंटे में कितनी बिजली का उपयोग करता है, तो 3600 जूल ऊर्जा इस्तेमाल करता है, या तो 0.001 किलोवाट घंटा इस्तेमाल करता है। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है, तो जिंकगो बिलोबा, ये जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट आया था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर और T20 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता, तो दीप्ति जीवन जी ने जीता है। जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 2014 में ये शुरू हुआ था, तो अब 2024 में कितना हो गया, 10 साल हो गया। नेक्स्ट है कि पेरिस जो 2024 का ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता, तो स्वप्निल कुसाले ने जीता। नेक्स्ट है
अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? तो गैंग या तो मैट्रिक्स बोला जाता है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो हरविंदर सिंह है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया था जड़, तना, पत्ती और फूल। तो किस में नहीं होता कायिक? तो फूल में नहीं होता है। नेक्स्ट है अपराजिता महिला बाल विधेयक, ये किसने शुरू किया था? तो पश्चिम बंगाल ने। द सेलेक्ट दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई है। पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है, ये निशानेबाजी में जीती है। चूना पत्थर को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तापीय अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? कोशिका विभाजन के समय कौन सा है ना, कौन छड़ाकार दिखाई देता है? तो क्रोमोसोम जो है ये छड़ाकार दिखाई देता है। कोलाइड कणों के अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो अपकेंद्रण विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कथन गलत है? ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन में कई चीज़ें सही था, है ना, बाकी ये वाला गलत था। ये क्या था? फिल्म द्वारा जल और खनिज लवण पहुँच जाते हैं, ये गलत था कथन। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, दर्पण की स्थिति और वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। तो बोला कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है। और यह प्रतिबिंब उल्टा और अत्यधिक बड़ा होता है। नेक्स्ट आया था क्या? ये 4 को आपको दे दिया था ना, 4 चीज़ें थी यहाँ कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है या तो कौन सा अभाज्य नहीं है। कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक या तो स्वयं से भागा लगता है वो अभाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है। और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे तो वो क्या? अभाज्य नहीं होता है। ठीक है। अगर अभाज्य इसमें मान के चलिए 2 है, ठीक है, इसमें पूछा अभाज्य कौन है तो 61 अभाज्य हो जाएगा। कौन नहीं है? तो 91 अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 13 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है ना, 63 91, तो ये अभाज्य नहीं है। और केवल एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, तो इसको आसानी से बना सकते हैं ना, प्लस में दिया हुआ है तो इतना का स्क्वायर -2 कर देना है, 7 -2। अगर ये माइनस में दिया हुआ है अब फिर इतना पूछे तो स्क्वायर और +2 कर देना, यानी कि 7 2 51 इसका आंसर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात और आपको तृतीय अनुपात, ये सारी चीज़ें बता दी आपको। मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है? √AB। तृतीय अनुपात में क्या होगा? जैसे A और B दिया है और तीसरा अनुपात दे दिया x, निकालना है x निकालना है तो क्या करेंगे? B² A कर देंगे ना, बिचला के स्क्वायर बटे पहला, ये हो जाएगा तृतीय अनुपात। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है? जैसे A और B और अनुपात दिया आपको C और D, तो A/B बराबर C/D, ये इस तरह से करके निकाल देंगे इसको। माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। देखिए बहुलक बराबर सूत्र याद रखना है ना, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, इसको याद रखना है, कभी ना भूलें। कैसे याद रखना है? देखिए बहुलक बराबर सिर्फ याद रखना है क्या? 3 माध्यिका -2 माध्य। देखिए इसमें जैसे कभी कभी याद किए, कभी क्या एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि 3 माध्य था या तो 3 माध्यिका था, या तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बहुलक बराबर पहले 2 माध्य था माइनस में 3 माध्यिका था, क्या था? तो इसको ऐसे रिलेट करना है कि कभी नहीं भूलें और कन्फ्यूजन भी ना हो। कैसे? देखिए 3 ये बड़ा है ना, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 है। अब माध्यिका और माध्य ये दोनों शब्द में भी देखें बड़ा कौन है? तो ये माध्यिका बड़ा है, तो बड़का में से छोटका घटाना, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि 3 शब्दों वाला बड़ा होगा, अंक वाला भी बड़ा 3, और माध्यिका बड़ा है शब्द में तो यहो बड़ा होगा, यानी कि 3 माध्यिका ये बड़का पूरा में से ये छोटका घटाना है। ठीक है। 3 माध्यिका -2 माध्य बहुलक बराबर होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा अगर मान के चलो बहुलक पूछे तो कैसे बताना है? कुछ आपको संख्या दे देगा डाटा, उसमें देखेंगे जैसे कि दे दिया 1 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, 5 दे दिया, इसमें बहुलक पूछेगा। तो जो ज़्यादा बार आएगा, जो बहुत बार आएगा वो बहुलक है। जैसे 4 यहाँ 2 बार आया तो बहुलक इसमें कौन है? तो ये 4 बहुलक हो गया। ठीक है, तो ये बहुलक हो जाता है। माध्यिका पूछेगा तो इसी तरह अंक दे देगा आपको, तो उसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। अब बीच में जो होगा वो आंसर आएगा। ठीक है। अगर बीच में मान के चलिए 2 को आ गया, 3 को इधर और 3 को इधर, अब बीच में फिर 2 को आ गया, तो वो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है ना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, वो हो जाता है माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था आपसे कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के, देखिए सिंपल बात है, कोलाइड, निलंबन और पायस, ये सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप एक बार कोलाइड इसको आप देख सकते हैं, कोलाइड, निलंबन और पायस, इस सबसे आप जो कि कुछ चीज़ें हैं ना, आप रिवीजन उसका बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताया भी हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ भी है। ठीक है,
फर्स्ट शिफ्ट के आप डिटेल में जो नहीं देखें वो डिटेल में जरूर देख लीजिएगा, जो देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइड निलंबन पायस क्या होता है, इसके बारे में आपको उदाहरण सहित बताए दिए हैं। कोलाइड क्या है, कोलाइड मिश्रण जो होता है ठोस या तरल या तो गैस हो सकते हैं। कोलाइड मिश्रण कुछ भी हो सकता है, या तो ठोस या तरल या तो गैस हो सकता है। कोलाइड के कुछ उदाहरण जैसे दूध, मक्खन, मेयोनीज, ये सब क्या कोलाइड है। कोहरा, धुआं, रंगीन रत्न, जिलेटिन, स्याही, ये सब क्या कोलाइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निलंबन क्या है, रेत और पानी का मिश्रण, ये क्या निलंबन है। पायस क्या होता है, तो पायस क्या होता है कि तरल के साथ तरल का मिश्रण, ये पायस कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध क्या है, एक पायस है, पायस नहीं इमल्सन। दबाव की इकाई क्या है, पीछे क्या पूछा था एक बार, दाब की इकाई, और यहाँ पूछा क्या दबाव की इकाई, तो क्या पास्कल है ना। पास्कल एक बार बराबर कितना होता है, 1,00,000 पास्कल होता है। ठीक है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछा गया था, तो नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो ये बाष्पीकरण उसका मेन कारण है ना। यौगिक और मिश्रण के बारे में पूछा था, इसके क्या गुण है, तो यौगिक और मिश्रण ये क्या भौतिक और रासायनिक ये क्रियाएं हैं ये। ठीक है, पीएच मान का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो पीएच मान का इस्तेमाल किसी घोल या पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। प्रिज्मों में रंगों का डिवीजन है किस वजह से होता है, तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट आया था कि एथीन का योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल उत्प्रेरक का समानता क्या कहलाता है, तो रेनी निकेल कहलाता है। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले चीज़ें ध्यान रखना, बस दो चीज़ें, समांतर क्रम में बोलेगा तो समांतर, ये दो लाइन है ना, तो यानी कि समांतर ऐसे बोलते हैं इसको, तो ऊपर नीचे, यानी समांतर में योग क्या होगा 1/r, ऊपर नीचे बटा वाला, ठीक है ना, प्लस 1/r2। ठीक है, इस तरह से। श्रेणी क्रम में तो सीधा सिंपल है ना, श्रेणी क्रम में r1 + r2। ठीक है, तो ये बोला समांतर क्रम में होगा तो क्या होगा, तो इसको आप अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो आसानी से आप समझ के है ना, ऑप्शन से आप आसानी से टिक कर सकते थे आंसर। जैसे सर्किट का कुल प्रतिरोध किसी व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होगा है ना, क्योंकि समांतर क्रम में क्या बटा में चला जाता है। मान के चलिए 3 है 4 है, तो इसको जब बटा में जोड़ेंगे तो कम ही होगा ना, किसी भी व्यक्तिगत से कम होगा ये। ठीक है, अगर यही श्रेणी क्रम में रहता तो व्यक्तिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होता वो है ना, टोटल उसका। ओडिशा राज्य विधान चुनाव 2024 में पहली बार किस पार्टी ने विजय हासिल किया, तो भाजपा की सरकार बनी है उड़ीसा में पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना प्रतिशत बजट, रक्षा मंत्रालय को कितना प्रतिशत बजट आवंटित हुआ है, तो 12.90% है। बजट के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बजट के बारे में आपको बजट का एक स्पेशल वीडियो, बजट के जैसे कि किस टोटल बजट कितना था, किस क्षेत्र पर कितना बजट खर्च किया गया, सबसे ज़्यादा जो है बजट का खर्च जो है किस पर किया गया, ये सारे इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उसमें टॉप मोस्ट प्रश्नों का एक पूरा आपका संकलन लेकर आ जाएंगे। आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने डीएसी का अध्यक्षता कौन करता है, तो रक्षा मंत्री करता है। ठीक है, अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना है ना, योजना से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, योजना से सारी चीज़ें आपको देखना है, या तो आपको वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये योजना क्या है, झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा, तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने बना। ठीक है, अभी विश्व शतरंज जो चैंपियनशिप का विजेता अभी कौन है, तो वो है अपना डी गुकेश। मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, तो मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था तरल होती है। ठीक है, मक्खन का एक कोलाइडी बिलियन है, इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है, तो वह घोंघा और कुछ मछलियां अपने जीवन में क्या लिंग बदल सकता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायरुवेट में कितना होगा, तो 3 होगा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब चम्मच के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज उल्टा बनता है, इस या किस प्रकार का दर्पण का उदाहरण है, तो ये अवतल दर्पण है। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में गतिज और अस्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। कैपिटल जी का मान पूछा था, तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी अंतःस्रावी सभी अंगों में वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करती है, तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, आयनिक बंधों की परिभाषा के अनुसार धातु और अधातु के बीच बना यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बंध बनाएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। स्पर्म का निर्माण कब होता है, तो जब शरीर के तापमान से कम होता है ना, जब सामान्य जो शरीर का तापमान होता है उससे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है तब। नेक्स्ट है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है तो उसमें क्या विकर्ण ये दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण आपको दे दिया तो विकर्ण में एक विकर्ण का दिया तो आधा आधा बराबर होता है, ठीक ना। तो ये हो गया, एक विकर्ण 70 दिया तो ये 35 हो जाएगा। अब बाकी भुजा बराबर है तो इसको 4 से भागा दीजिए तो ये सब बराबर होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर निकालिएगा, दूसरा विकर्ण निकलेगा। और इसको पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। मध्य अनुपात पूछा तो रूट अंडर ए बी कर देंगे, तो रूट अंडर ए बी करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 36 का क्या होता है 6, तो दोनों गुना किए कितना आ गया 30 आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा तो एक जोड़ के आधा कर दीजिए, 11 का आधा कितना हुआ 5.5, इसका आंसर हो गया। पहली आवाज़ 5 आवाज़ संख्या का योग पूछा तो पहली आवाज़ 5 आवाज़ लिख दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, आंसर 28 आ जाएगा। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से 20% कम है, पहले 20 लिख दीजिए, कम बोला तो 100 में से घटा के लिख दीजिए, गुना 100 करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपसे, कुछ भी आपसे पूछे इसी तरह बना देना, आंसर 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर पूछे मान के चलिए 15% कम है, ए बी से 15% कम है, 15 लिखिए, कम बोला 100 में से घटा के यहाँ नीचे लिखिए, गुना 100 कर दीजिए। अगर पूछे कि अधिक है, ये कम वाला बताएं, कितनों भी कम बोले उतना लेके। अगर पूछे ये ए बी से 20% अधिक है तो तुरंत यहाँ 20 लिखिए, अधिक बोला तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, अधिक कर दीजिए, गुना 100 करिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा 24 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं अभी आप 9 बजे, देखना नहीं भूलिएगा। जो अपॉइंटमेंट का वीडियो तैयार किए हैं उसको ना 9 बजे के आसपास से अपलोड करेंगे, उसको देखना नहीं भूलिएगा। काफ़ी अति महत्वपूर्ण, कम से कम 50+ है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कि छांट कर उसको बहुत अच्छे से उसमें उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको बनाएं। ठीक है, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। और कल जिनका एग्ज़ाम है वो तो निश्चित रूप से आज ही देख लेना है, और जिनका बाद में तो कल सुबह भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।